आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, आज का जो विषय है वह है काल सर्प दोष के बारे में। देखिए, काल सर्प दोष पे विवाद बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम ये अध्ययन करेंगे क्या काल सर्प दोष अच्छा भी हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि आप लोग ज्योतिष की कक्षा में जुड़े हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका बेसिक पहले कंप्लीट होगा, काल सर्प दोष के बारे में जानते होंगे। लेकिन इसमें हम दो तीन चीज बताएंगे काल सर्प दोष विशेषताएं, कि किस काल सर्प दोष से डरने और डराने की जरूरत है और किस काल सर्प दोष से कोई डरने की जरूरत नहीं है। काल सर्प दोष जो है वह राजयोग कारक भी होता है। कई काल सर्प दोष ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा मेहनत कराना चाहते हैं, मेहनत कर लीजिए, आप राजयोग प्राप्त कर लेंगे। कितने प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, उनका क्या क्या प्रभावशाली उपाय हो सकता है वैदिक रीति रिवाजों से। टोना टोटका की अलग बात है, जो आप स्वयं कर सकते हैं। दो प्रकार का उपाय होता है। एक उपाय ऐसा होता है जो कि नॉर्मली हर व्यक्ति कर सकता है बिना खर्चे का, थोड़ा बहुत खर्चे का। एक उपाय होता है इसमें खर्चा लगता है। तो दोनों प्रकार के उपाय, काल सर्प दोष का क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या किन किन क्षेत्रों में, किन किन कौन कौन सा ऐसा जीवन में कार्य है जिसमें परेशानी देते हैं, और उस परेशानी को थोड़ा सा अपने आदतों से अगर बदल लिया जाए तो लाभ देते हैं। इन सब बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक विशेष विषय है। इसके साथ साथ एक बार बता देंगे आप लोगों में से कौन कौन ऐसे इनका बेसिक ज्योतिष लगा हुआ है, क्योंकि ये डेमो कक्षा आपके हिसाब से, लेकिन मैं कोई भी डेमो कक्षा कराता हूं तो मैं सोचता हूं कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो कुछ अध्ययन करके जाए। तो सोचना नहीं है डेमो एक ज्योतिष कक्षा है, इसमें अध्ययन करना है कुछ ना कुछ नया चीज। तो सबसे निवेदन है कि रुके रहिएगा। बज गया है 9:09। 10 बजे तक हमारे सामने रुकिए, अध्ययन करिए। वो बाद की बात है कि आप हमारे फाइनल बैच में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, उससे पहले आप अध्ययन कर लीजिए। चलिए, विषय आप लोगों तक काल सर्प दोष पहुंचा था। उससे पहले थोड़ा सा मैंने आप लोगों से पूछा था कौन कौन ऐसे जिनका बेसिक ज्योतिष लगा है, बता दीजिए। और कौन ऐसे जो फर्स्ट बार, पहली बार किसी भी ज्योतिष कक्षा में जुड़े। उमाकांत शर्मा जी, राधेश्याम, मैं ठीक हूं। कितने जने ऐसे हैं जो पहली बार किसी ज्योतिष कक्षा में जुड़े हैं, जिनका पहले से कुछ ज्योतिष विषय लगा हुआ है। और चिंता मत करिएगा, 40-50 मिनट में इतना अध्ययन कर लेंगे, आपको लग जाएगा कि कुछ नया चीज मिला है। त्रिभुवन जी कह रहे हैं 2 बार जुड़ चुके हैं, पहली बार। हमारे पुराने छात्र भी कई लोग इसमें जुड़े हैं, उनको भी मैंने जोड़ लिया, भैया नया चीज सीखना है। तो दोनों चीज हमारे लिए है। और इसमें पता है पेड जो हमारे पुराने छात्र हैं जो कक्षा में जुड़ चुके हैं, उनको भी मैंने जोड़ा, क्योंकि उनके लिए भी नया चीज है ये चीज। तो जो नए आदमी जुड़े हैं उनके लिए डेमो कक्षा है, और जो हमारे पुराने छात्र हैं उनके लिए कक्षा है। लिखना है, पुराने छात्र को पता है किस प्रकार से आप हर एक चीज नोट करते हैं, तो इसे भी नोट करना है। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि डेमो है तो डेमो के रूप में मैं पहले ज्योतिष विषय को बता दूं कि ज्योतिष किसे कहते हैं। कोई विषय पढ़ते हैं तो नॉर्मली हमें पहले उस विषय के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो एक छोटी सी सूक्ति है, ज्योतिष किसे कहते हैं, प्रश्न का उत्तर है, हम लिखित में लिख करके आपको बता देते हैं। फिर थोड़ा सा महत्व बता करके आगे बढ़ेंगे हम लोग सीधे काल सर्प दोष फलादेश पर। और सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, जितने लोग पहली बार जुड़े हैं उन लोगों को भी आएगा, जो पहले जानते हैं उनको भी आ जाएगा। ज्योतिष किसे कहते हैं, अब जिनको ये आता होगा, क्योंकि पुराने छात्र हमारे जो है, आप परेशान मत हो जाएगा, अरे ये तो आता ही है, छोड़ो। इसी चक्कर में, छोड़ने चक्कर में आप फिर छोड़ देंगे, छूट जाएगा बहुत सारी चीजें। तो धैर्य पूर्वक सुनते रहिए। ज्योतिष किसे कहते हैं, एक छोटी सी सूक्ति है कि ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्रम, अर्थात जो शास्त्र समय, काल का मतलब होता है समय। समय 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो तीनों काल का अर्थात समय का, जो शास्त्र समय का शुभत्व एवं अशुभत्व
का ज्ञान कराए उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। देखिए, ज्योतिष अध्ययन आप लोग करने आए हैं, हृदय में यही रहता है। मैं भी जब अध्ययन करने गया था तो मन में यही था कि ज्योतिष पढ़ करके हम भूत भविष्य वर्तमान अर्थात त्रिकालदर्शी बन जाए। तो त्रिकालदर्शी कौन बनाता है हमें? ज्योतिष विषय, जिसके अध्ययन करने के बाद, फलादेश करने के बाद दशा के माध्यम से, क्योंकि हम लोग पाराशरी सिद्धांत अध्ययन करते हैं, कराता हूं मैं, तो दशा के माध्यम से विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्राणादि दशा से हम व्यक्ति के जीवन के बारे में कि पूर्व मतलब आपका जो समय अभी चल रहा है, इससे पहला समय कैसा था, अच्छा था, बुरा था, कब बुरा था, आगे अभी कैसा चल रहा है और आगे कैसा चलने वाला, और यही जानना ही ज्योतिष का विषय है। बिना ज्योतिष अध्ययन करने से किए बिना हमें ये समझ में नहीं आ सकता है। जिनको स्क्रीन छोटी दिख रही हो, सभी लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए तो पूरा स्क्रीन दिखने लग जाएगा। जिनको छोटी दिख रही होगी, मोबाइल के स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए, पूरा स्क्रीन दिखने लग जाएगा। राजेश जी, ठीक ठाक दिख रहा है? तिवारी जी, आपको ठीक दिख रहा है? आप मोबाइल के स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए, अगर स्क्रीन पूरा नहीं दिख रहा है तो दिखने लग जाएगा। तिवारी जी, राजेश जी, भीम जी का नहीं दिख रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है, एक बार वापस ज्वाइनिंग करिए तो दिखने लग जाएगा। केवल लोगो दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक दोबारा ज्वाइनिंग करिए तो। उपाध्याय जी, दिख रहा है सब लोगों को स्क्रीन? अन्य लोगों को स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? रोहन जी को दिख रहा है, मीरा जी को दिख रहा है, त्रिभुवन जी को दिख रहा है। एक बार जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक बार वापस ज्वाइनिंग करिए। थोड़ा नेट का समस्या हो सकता है आप लोगों की तरफ हो, इस वजह से भी नहीं दिखता है कई बार। तो ज्योतिष किसे कहते हैं? छोटी सी सूक्ति के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्रम, जिस शास्त्र को अध्ययन करने से हमें समय का बोध हो जाए, समय का हम आकलन कर लें कि कब किसका समय हमारा है, अन्य किसी का समय कैसा रह सकता है, रहेगा, उस विषय को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। एक छोटी सी सूक्ति और है कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। देखिए, सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम अर्थात जिस शास्त्र के माध्यम से हमें सूर्य आदि ग्रहों का बोध हो जाए कि सूर्य आदि नवग्रह, नक्षत्र, तारे आदि किनका क्या तत्व है, किनका क्या रश्मि, ऊर्जा, रूप, रंग आदि क्या है, इफेक्ट क्या है उनका, उसका बोध हो जाए जिस शास्त्र को अध्ययन करने के बाद, जिस विषय को अध्ययन करने के बाद, उस विषय को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। लिख लेंगे अर्थ, जिस शास्त्र को अध्ययन करने से सूर्य आदि ग्रह, नक्षत्र, तारों आदि का रूप, रंग, तत्व, प्रभाव आदि का बोध हो, बोध का मतलब ज्ञान हो, उस विषय को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अब देखिए, ये जो दो सूक्ति के माध्यम से हमने ज्योतिष को परिभाषित किया है, आप कहीं अन्य जगह पर अन्य चीज भी सुन सकते हैं। देखिए, ज्योतिष के जो मूल सिद्धांतकार हुए उन्हें हम 18 प्रवर्तक कहते हैं। तो मूल सिद्धांतकार जो पुस्तकों में आते हैं सिद्धांतानुसार,
वो है 18 ऋषि मुनि, जिन्हें हम ज्योतिष के 18 प्रवर्तक कहते हैं। सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गरुड़ आदि आदि। तो 18 प्रवर्तक हैं। 18 प्रवर्तकों ने अपने अपने शब्द शैली से, भाषा के अनुसार, अपने अपने मति के अनुसार से ज्योतिष विषय को परिभाषित किया, क्योंकि सभी का अपना अपना अलग अलग सिद्धांत है। तो उन सभी का, मान लीजिए आप किसी का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ और शब्दकोश कुछ और हो सकता है, बातें और भी बहुत सारी कुछ ऐड किया जा सकता है, ज्योतिष किसे कहते हैं। लेकिन जब सबका एक निष्कर्ष के रूप में अध्ययन करेंगे, अगर छोटी सूक्ति बनानी हो सबका, तो कहीं न कहीं यह सिद्ध होता है कि जिसके माध्यम से हमें समय का बोध हो जाए किसी भी तरीके से, और ग्रह, नक्षत्र, तारों का, अंतरिक्ष आदि में स्थित ग्रहों का, पिंडों का ज्ञान हो जाए, उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है, लेकिन इतना भी बोलेंगे आप तो लगभग ज्योतिष विभाजित हो जाता है। तो इसे आप याद भी रख सकते हैं, हिंदी में या संस्कृत दोनों को मिलाकर याद करना, याद कर सकते हैं। ज्योतिष विषय छोटी मोटी विषय नहीं है, इसे सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। एक बार आप हमको बता देंगे सभी लोग, इसे कंप्लीट हो गया, लिख रहे हैं कोई, जो लिख रहे हैं उन्होंने लिख लिया हो, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वहां सामने से हट जा रहा हूँ। अभी आप अध्ययन कर लीजिए शिवांग तिवारी जी, ये डेमो कक्षा है। फिर आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जहां से आपको लिंक प्राप्त हुआ है, उनसे आप बात कर लीजिएगा कि फाइनल कक्षा में प्रारंभ से अध्ययन करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, वो सब कुछ आपको बता देंगे, है ना। पाड़े जी हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे, आप देखिए, सोचे होंगे चलो लिंक आ गया, देखते हैं क्या होता है, ऐसा मन में आता है ना। अभी तो देखने के चक्कर में आए होंगे सभी लोग, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सब काम की चीजें हैं। ज्योतिष विषय छोटा मोटा विषय नहीं है, आपको ही पता है, सबको पता है कि ये सामुद्रिक शास्त्र है। इसका ना आदि है, ना प्रारंभ है कहीं से, ना अंत है। बहुत बड़ा विषय है, इसका मतलब पूर्ण रूप से अध्ययन हो ही नहीं सकता है। तो इसी सब चीज को देखते हुए विद्वानों ने इसे 3 भाग में बांट दिया। विषय बड़ा है इसलिए 3 भाग में, जैसे विज्ञान जो है, विज्ञान विषय सामान्य विज्ञान हम लोग अध्ययन करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विज्ञान को 3 भाग में विभाजित कर दिया कि अगर व्यक्ति किसी को एक ही अध्ययन करना है तो वो करे, पूरा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। उसमें से भी एक एक पॉइंट फिर चल करके एक एक जो है सिलेबस में भी एक एक सेशन अलग अलग हो जाता है कि आप इसी पे करो। बायोलॉजी ही बहुत सारा वो है आगे चल करके, सेम वही पद्धति है इसमें, ज्योतिष में भी। ज्योतिष विषय बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, तो उसको 3 भाग में विभाजित कर दिया गया लोगों को अध्ययन करने के आधार पर, कि आपको जो अध्ययन करना है तीनों भागों में से वो अध्ययन करो। तो लिख लीजिए, ज्योतिष के भेद कितने? 3 है, 3 होते हैं। कौन कौन सा? तो सिद्धांत, संहिता, होरा, रूपम, स्कंधम, त्रयात्मकम। त्रयात्मकम स्कंधम किसका? सिद्धांत, संहिता, होरा। ज्योतिष के 3 स्कंध अर्थात 3 भेद हैं। पहला है सिद्धांत ज्योतिष, दूसरा है होरा ज्योतिष, और तीसरा है, दूसरा संहिता लिख लीजिए, और तीसरा है होरा ज्योतिष। इसमें कोई क्रम नहीं है, आप पहले भी होरा, संहिता, सिद्धांत ऐसे भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि सिद्धांत संहिता ऐसे हो रहा है, लेकिन श्लोक में आया है सिद्धांत संहिता हो रहा है, इसलिए उस हिसाब से मैं लिखा रहा हूं आपको होरा ज्योतिष। तो 3 प्रकार, 3 भाग में बांट दिया गया ज्योतिष विषय को, सिद्धांत, संहिता और होरा। अब सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत क्या क्या है, क्या क्या है साशी जी? हाँ, अर्थात ज्योतिष विषय में जितना भी गणित की परिपाटी है, जोड़ घटाना गुणा भाग आदि, जैसे पंचांग बनाना जिसमें तिथि मान लिखा रहता है, नक्षत्र मान लिखा रहता है, वो सब सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत आता है। जो भी पंचांग आप देखते हैं ना बना हुआ, हम लोग केवल पंचांग देखकर काम कर लेते हैं, लेकिन उस पंचांग को बनाने के लिए जो विद्वानों ने बनाया होगा, उन्होंने सिद्धांत ज्योतिष में अच्छा अध्ययन किया होगा। सिद्धांत ज्योतिष की प्रचलित पुस्तकें हैं, जैसे सूर्य सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, ग्रह लाघवम,
लीलावती, ये सब जो है सिद्धांत ज्योतिष की पुस्तकें बड़ी बड़ी। तो सिद्धांत ज्योतिष हो गया जिसमें ज्योतिषीय गणित आता है, गणित के विषय सम्मिलित है सिद्धांत ज्योतिष में। इसमें ही कुंडली बनाने की प्रक्रिया को भी हम सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। आपको हम सिद्धांत ज्योतिष में कुंडली बनाने की प्रक्रिया अध्ययन कराएंगे, जो कि अध्ययन प्रारंभ कल से ही होगा, जिसमें आपको हम सिद्धांत ज्योतिष अर्थात कुंडली किस प्रकार से बनाए। जैसे व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम और बर्थ ऑफ प्लेस, तीन जगह तीन चीज लेते हैं, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक। वो लेकर के इष्टकाल बनाना, सूर्योदय निकालना, प्रत्येक स्थान का, हर एक जिला का अलग अलग सूर्योदय होता है। पंचांग में थोड़ा सा परिवर्तन करना, जो पंचांग आपके पास है फिर दूसरे में परिवर्तन करना, भयाभव करना, ग्रह स्पष्ट करना, चंद्र सूर्य आदि ग्रह, फिर लग्न स्पष्ट करना, द्वादश भाव स्पष्ट करना, विंशोत्तरी महादशा बनाना, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं, योगिनी दशा आदि करना। तो ये सब जो है आपका सिद्धांत ज्योतिष में हम आपको इस बैच में अध्ययन कराएंगे। जो भी छात्र हमसे जुड़ना चाहेंगे उनको, बाकी कई लोग जुड़े भी हैं इनमें जो आए हैं, तो कल से मंगलवार से स्टार्ट होगा। फिर संहिता ज्योतिष, ये मुहूर्त है, मुहूर्त भी छोटी मोटी नहीं है, ऐसा बहुत तगड़ा मुहूर्त का ही मामला है। मुहूर्त और वास्तु, तो वास्तु तो आपको बेसिक अध्ययन कराएंगे ही कराएंगे हम। वास्तु, अंक ज्योतिष और हस्तरेखा, यह तीनों एक्स्ट्रा टाइम देकर अध्ययन कराती है, तीनों विषय आपको। और बाकी ज्योतिषीय कुंडली बनाना और फलादेश करना और मुहूर्त देखना, ये आपको हम एक बैच में अध्ययन कराते हैं। ये आपको बोनस के रूप में मिलता है ना। वास्तु, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए आप लोगों को। और होरा ज्योतिष में आ जाता है फलादेश, जो पढ़ने के लिए अधिकतर लोग आए। लेकिन हमारी जो कक्षा स्टार्ट हो रही है मंगलवार से, वो कुंडली बनाने से प्रारंभ हो रही है, जिसमें हम गणित अध्ययन पहले कराएंगे। गणित सबको आ जाएगा, उसमें ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। कुंडली बनाना में जोड़ घटाना गुणा भाग इतना छोटा मोटा है। अब बिल्कुल भी छोटा मोटा भी जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है सिद्धांत अध्ययन करने। लेकिन एक महीने के बाद, लगभग 12 से 15 कक्षा के बाद फलादेश प्रारंभ हो जाएगा। फिर फलादेश अध्ययन करना सबके लिए ठीक है। तो मुहूर्त, फलादेश और ज्योतिष, मेन तो फलादेश है ही है, फलादेश अध्ययन होगा ही होगा। लेकिन हर जगह मतलब सभी लोग गणित नहीं अध्ययन कराते ऑनलाइन में, और कई अध्ययन करना भी नहीं चाहते सच्ची बताएं तो। लेकिन हम एक बैच छोड़ के एक बैच में गणित अध्ययन आप लोग कराते हैं। तो तीन विषय है, ज्योतिष को तीन भाग में बांटा गया, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत में कुंडली बनाना, पंचांग बनाना आदि, अर्थात ज्योतिष में जितना भी गणित की प्रक्रियाएं हैं सबको सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। संहिता में मुहूर्त, वास्तु आदि और ही बहुत सारी चीजें हैं। होरा ज्योतिष में फलादेश करना। फलादेश कई प्रकार से होता है, कुंडली देख करके फलादेश होता है, प्रश्न कुंडली से होता है, गोचर कुंडली से होता है। ये अध्ययन आपको हम कराएंगे, इसी फलादेश में ही आ जाएगा। हस्तरेखा के माध्यम से होता है, शकुन शास्त्र होता है, ये इसमें नहीं आएगा। शकुन शास्त्र जैसे छिपकली है, शरीर पे गिर जाना, घर से निकले कुत्ता भौंक जाना, कुत्ता रास्ता काट देना, बिल्ली रास्ता काट देना, आदि आदि बहुत सारी चीजें होती हैं। जाते समय बिना तिलक के ब्राह्मण को देख लेना, हाथी को देखना, छींकना, थूकना आदि आदि, ये शकुन शास्त्र, वो भी होरा ज्योतिष में ही आता है, शकुन शास्त्र आदि भी। तो ज्योतिष के तीन भेद, तीनों भेद थोड़े थोड़े अध्ययन कराएंगे। मेन अपना क्या है, होरा ज्योतिष है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग, ज्योतिष के तीन भेद हो गए, इन्हें हम सुगमता से अध्ययन करने के लिए हमारे लिए विद्वानों ने इसे तीन भाग में बांट दिया। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए, बहुत समय हो गया, अब थोड़ा हम लोग अध्ययन करते हैं क्या, राशि परिचय, भाव परिचय और ग्रह परिचय। सबसे पहले राशि परिचय अध्ययन करेंगे। राशि परिचय आपको कुछ ज्यादा नहीं अध्ययन करना है, बस राशियों के नाम और उनके स्वामी समझना है। पहली राशि मेष राशि, दूसरी राशि वृष। अच्छा एक और बात है, जो लोग बिल्कुल नए हैं ना, उन लोगों को लग रहा होगा राशि क्या मामला चक्कर है। अभी तो आप ये समझ लीजिए, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको इस प्रकार से ज्योतिष के लिए जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए, अब बाकी जो पुराने होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। उनको कैसे सिखाया जाता है, बच्चा बोलो ये आ, तो वो अभी उसके मन में अगर चलने लग जाए, क्या ये एक डंडा क्यों डाले यहाँ पे, अच्छा चलो एक डंडा डाल दे तो इधर से क्यों हटाए, चलो ये ठीक है, तो ये क्या है, तब वो ज्योतिष या फिर छोटा बच्चा आ नहीं सीख पाएगा।
तो जब आप बिल्कुल प्रारंभिक काल में हैं तो माइंड को थोड़ा सा संतुलित रखिए। और मैं बताऊं अ तो आप अ मान लो, बाद में देखी जाएगी क्या है आ, कहां से आया। क तो क मान लीजिए। उसी प्रकार से अभी आपको हम बता रहे हैं ना, राशि 12 होती, ठीक है 12 होती है, उसके नाम होते हैं, क्रम होते हैं, ठीक है ये नाम होते हैं, बस कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो बिल्कुल ही नए हैं, पहली बार कक्षा में जुड़े हैं ज्योतिष, तो टेंशन नहीं होगा। अगर आपने सोच लिया मेष राशि ये क्या होता है, एक नंबर मेष ही क्यों होगा, 2 नंबर वृष ही क्यों होगा, 1 नंबर वृष और 2 नंबर मेष क्यों नहीं होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा हमने, है ना। हाँ, तीसरा नंबर मिथुन, चौथा नंबर कर्क, पांचवा नंबर सिंह महाराज, सिंह राशि है, छठा नंबर कन्या, सातवां नंबर तुला, आठवां नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, ये भी चेंज नहीं होंगे, हमेशा जीवन पर्यंत रहेंगे, थे और है और आगे भी रहेंगे। मिथुन राशि के स्वामी है महाराज बुध, चलो चंद्रमा, कौन कह रहा है मंगल, इसके हैं बुध। तुला राशि के स्वामी है शुक्र महाराज, देख लीजिएगा आपका जो जो राशि हो उसके अनुसार से याद कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, धनु राशि के स्वामी है गुरु, मकर राशि के स्वामी है शनि, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि, मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज। ये तो राशि और राशि के स्वामी हो गए। कुल मिलाकर के 12 राशियां होती हैं, 12 राशियां क्रम से मानी जाती हैं, क्रम से होती हैं। 12 नंबर की मीन है तो मीन ही रहेगा। 11 कुंभ, 10 मकर, 9 धनु, 8 वृश्चिक, 7 तुला, 6 कन्या, 5 सिंह, 4 कर्क, 3 मिथुन, 2 वृष और 1 मेष राशि। ये क्रम से ही याद करना है, याद करेंगे तो। ग्रह कितने होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। कौन कौन से ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह होते हैं, ये भी क्रम से हैं। सूर्य महाराज को क्रूर ग्रह कहा जाता है, चंद्र को शुभ ग्रह कहा जाता है, मंगल को पाप ग्रह कहा जाता है, बुध को शुभ ग्रह कहा जाता है, गुरु महाराज भी शुभ ग्रह हैं, शुक्र महाराज भी शुभ ग्रह हैं, बाकी शनि राहु केतु ये सब के सब पाप ग्रह। इसे यदि आप लिख रहे हो तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा विषय आने वाला है अभी आगे, उसको चार्ज लगा दीजिए। जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। बस मैं यही प्रयास करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ जाए, जितने लोग जुड़े हैं, नए पुराने। तो ये ग्रहों का स्वभाव है। सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है। अच्छा, इसको सूर्य महाराज को देखिए, इसमें क्रूर और पाप ग्रह कौन कौन है, एक श्रेणी में रख लीजिए, सूर्य, मंगल और शनि। शुक्र में आ जाओ, शनि राहु और केतु, ये 5 ग्रह, सूर्य मंगल शनि राहु केतु, इन्हें क्रूर ग्रह एवं पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया, ये याद रखना चाहिए। और 4 ग्रह बचे, कौन, चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु, ये 4 ग्रह को शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा है। सूर्य महाराज को क्रूर ग्रह कहते हैं, कई लोग पाप ग्रह में भी कहते हैं, पाप ग्रह, लेकिन आप क्रूर ग्रह मानो चलेगा। ये तो हो गए ग्रहों का मामला। अब विषय जो है आज का काल सर्पदोष है, अभी आने वाले हैं बस जस्ट उस पे ही, काल सर्पदोष बनता कैसे है, लाभकारी कब होगा, हानिकारक कब होगा, उपाय क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, सब पे चर्चा करेंगे भाई। ये हो ही गया होगा, आप लोग वैसे नोट नहीं कर रहे होंगे। चलिए जी, अब है थोड़ा भाव परिचय।
भाव परिचय ये जानना आपको जरूरी क्यों है, क्योंकि भाव परिचय के बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने नंबर का कौन सा काल सर्प दोष है और कैसे लाभकारी है काल सर्प दोष और कैसे हानिकारक। जब भी आप किसी कुंडली बनाते हैं, आजकल ऐप में कुंडली बनती है, अधिकतर लोग ऐप में बनाते हैं, अधिकतर के सभी लोग ऐप में देख करके ही फलादेश करते हैं। जो आप किसी भी ऐप में किसी भी व्यक्ति का बर्थ डिटेल्स मतलब जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म दिनांक डालते हैं तो अपने पास कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर से कुंडली बन के आती है, जिसमें कुल मिलाकर कितने खाने होते हैं? 12 खाने होते हैं। कुल 12 खाने देख लीजिए, गिन लीजिए। गिनती यहां से प्रारंभ होगी, क्यों होगी वो बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और मैंने गिनती कर दी, आप टेंशन में होंगे, 1 यहाँ बोले, फिर 2 यहाँ बोले, 3 यहाँ बोले। कई बार आपसे गलती हो जाएगी, 1 के बाद आप 2 आ जाओगे, फिर कहोगे 3 ये, फिर 4 ये, 5 ये, तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए मैं लिख देता हूं कि 1 नंबर खाना कहां से गिनती प्रारंभ होती। तो 1 नंबर खाना ये है, इसे कहते हैं प्रथम, और वैदिक भाषा में कहते हैं भाव। घर को भाव, खाने को, कोष्टक को, कुछ भी कह लो आप, ये पहला खाना है, पहला घर है, पहला भाव है, इसे हम प्रथम भाव, संस्कृत में इसको बोलेंगे तो बढ़िया लगता है। प्रथम भाव यह है, द्वितीय भाव यह है, तृतीय भाव, ये याद रखिएगा, यह है चतुर्थ भाव, यह है पंचम भाव, यह है षष्ठ भाव, अरे गड़बड़ हो गया, पंचम भाव, यह है षष्ठ भाव, यह है सप्तम भाव, यह है अष्टम भाव, यह है नवम भाव, यह है दशम भाव, एकादश भाव, यह है द्वादश भाव। कुल मिलाकर के भाव कितने? 12। द्वादश का मतलब 12 भाव। तो गिनती है यहां पर। जब भी आप किसी कुंडली बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखते होंगे, बता देता हूं। एक कुंडली बना के दिखाता हूं, असली वाली। चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, मंगल महाराज बच गए। चलो मंगल को यहीं बैठा देते हैं। मंगल, ये कुंडली हो गई, ठीक है, किसी की ही मान लीजिए। अब आप यहां देखेंगे, यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, तो ये कौन सा भाव है? प्रथम भाव। ये चाहे यहाँ 1 लिखा हो, चाहे 8 लिखा हो, चाहे 5 लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, चाहे कितना भी लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। भाव की जो संख्या है वो स्थायी है और संख्या की संख्या है वो चर है, अस्थायी है। किसी भी भाव में कितना नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है, किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। एक भाव में अर्थात एक घर में 2 ग्रह है, एक ग्रह नहीं भी रहेगा, जैसे देखिए इसमें कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा। इसमें 2 है, हो सकता है, किसी किसी में 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होते हैं, हो सकते हैं। तो भाव जो है वो अस्थाई है। जैसे भाव, ये पंचम भाव है तो है, ये कभी भी बदलेगा नहीं। प्रत्येक कुंडली का ये जो भाव होगा इसे हम पंचम भाव कहेंगे। यहाँ चाहे 1 नंबर राशि लिखा हो, चाहे 5 नंबर राशि लिखा, ये राशि का संज्ञा है। 12 नंबर राशि मीन राशि होता है। तो इस कुंडली के पंचम भाव में कौन सी राशि लिखी है? 12। इसका भी प्रभाव होता है कि यहाँ कौन सी राशि लिखी है, इसका क्या प्रभाव है, ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे, क्या है, नहीं है।
प्रत्येक चीज का, इसमें जो भी आपको यहाँ 3 लिखा है इसका कोई मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या फलादेश करेंगे, अगले व्यक्ति क्या बोलेंगे, तुम बोलने में बड़े अच्छे हो, ये है वो है, दुनिया भर की चीज। यहाँ 4 लिखा है तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यही इफेक्ट जानने के लिए आपको फलादेश सीखना पड़ता है। सारी चीजें गणित सीखनी पड़ेगी, किस प्रकार से हम व्यक्ति को बताएं कि तुम्हारे प्रथम भाव में 8 नंबर राशि तुम ऐसे होगे, ये सब लिखाया जाएगा आप लोगों को। 1 नंबर राशि ऐसे होगे, 2 नंबर यहाँ है तो आपके पहले भाव में 2 नंबर है तो ये फल होगा। आपके पहले भाव में गुरु बैठा है और वहां 8 नंबर है, अब इन दोनों कॉम्बिनेशन किया जाएगा कि किसी भी जातक के पहले भाव में 8 नंबर हो और वहीं पे गुरु हो तो ये फल होगा। तो वो लिखाएंगे, फिर आप फलादेश करके बताओगे किसी को। जैसे 10th भाव मंगल है, सूर्य है 5 नंबर राशि में, ये बहुत ही उन्नति का योग बनता है, इसको कुलदीपक योग कहते हैं। तो यही सब करना, फलादेश करना होता है। तो भाव क्या है, अस्थाई है, संख्या है यहाँ पर अस्थाई है, ग्रह अस्थाई है, किसी कुंडली में कहीं, किसी कुंडली में कहीं बैठे होंगे। तो इतना ही बताना था आपको। अब आगे हम लोग काल सर्प दोष पे चर्चा करेंगे। हमारे पुराने छात्र कुछ बैठे हैं, काल सर्प दोषों के नाम बताएंगे, नहीं तो कुटेंगे। आशीष जी याद है ना? शशांक जी, शिवांक जी कह रहे हैं अष्टम भाव में सूर्य और मंगल और चंद्रमा हो। देखिए मांगलिक भी बहुत विवादास्पद है, मांगलिक कहना किसी को साधारण बात नहीं है और मांगलिक नहीं कहना भी साधारण बात नहीं है। कई बार अब मांगलिक मंगल से होने लग गया, लेकिन मांगलिक दोष जो है उसे हम वैधव्य दोष कहते हैं। मांगलिक दोष जो है क्या है, वो वैधव्य दोष है। पाप ग्रहों में से सबसे अधिक पापी ग्रह जो है ना उसे मंगल को कहते हैं, पराशरी मतानुसार। पराशर जी कहते हैं कि मंगल से मोटा पापी कोई नहीं है ग्रह में, शनिचर भी नहीं है, राहु केतु भी नहीं है, मंगल सबसे बड़ा पापी ग्रह है। तो वैधव्य योग में मंगल का योगदान ज्यादा होने लग गया। वैधव्य योग मतलब विधवा योग या विधुर योग। बात लंबी चली जाएगी, अपनी जो मेन विषय में छूट जाएगी, नहीं तो मैं आपको अच्छी तरह से बताता, और कभी ऐसा डेमो हुआ तो उसमें मंगलिक का ही विषय रखेंगे। अब देखते हैं अगली कक्षा कब है डेमो की, उसमें मांगलिक का लंबा विचार करेंगे। तो मांगलिक, अब जैसे आपने पूछा कि अष्टम भाव में सूर्य मंगल चंद्रमा बैठे हैं तो मांगलिक कहें कि नहीं है, ये बात है ही नहीं कि सूर्य मंगल बैठे तो मांगलिक हो सकता है। हो सकता है कि मंगल कहीं ना बैठे हुए, 4, 7, 8, 12 भाव मंगल नहीं भी हो तो भी वैधव्य योग बन रहा हो। तो मांगलिक योग का जो मूल नाम है क्या है, वैधव्य योग या विधवा योग या विधुर योग। अगर आदमी की पत्नी मरती है, छोड़ती है तो विधुर होता है, और आदमी की पत्नी मरती है तो विधुर होता है, और पत्नी मतलब किसी स्त्री के पति मरते हैं तो विधवा होती है। इसे हम विधवा या विधुर योग कहते हैं। तो विधुर योग केवल मंगल बनाता है ऐसा नहीं है, बहुत सारे ग्रह बनाते हैं। तो मंगल से कोई लेना देना भी नहीं है और मंगल लेना देना भी है, दोनों बात है। बहुत सारी स्थितियां देखना पड़ता है मांगलिक के लिए, तो बहुत लंबा चर्चा है, कभी और देखेंगे। अभी हम लोग काल सर्प दोष पर चर्चा कर रहे थे। देखिए काल सर्प दोष, ये भावों के बारे में आपको हम बता दिए हैं, प्रथम से लेकर के द्वादश भाव तक खाने आपके पास दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं काल सर्प दोष किसे कहते हैं। हेडिंग में लिखिए कि काल सर्प दोष किसे कहते हैं। लिखिए लग्न कुंडली में राहु केतु के मध्य अर्थात किसी एक तरफ सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष होता है। यह 288 प्रकार का होता है, परंतु
मुख्यतः मात्र 12 प्रकार के ही होते हैं। मुख्यतः मात्र 12 प्रकार के ही होते हैं। यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार सब लोग बताएंगे जिनको इनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है बता देंगे तो हमें थोड़ा आशा रहेगी कि आप लोग सिंसियर होकर अध्ययन कर रहे हैं। मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, आप लोगों को अध्ययन करा रहा हूँ। बाकी आप लोग विवेक जी करे हमारा मैसेज पढ़िए। विवेक जी का मैसेज क्या है? जी जी विवेक जी, आपका मैसेज पढ़ लिया मैंने। भगवान की कृपा रही, पिताजी का आशीर्वाद रहा, बिल्कुल अवश्य जाएंगे इंटरनेशनल में। रोहन जी कह रहे हैं मुझे फलादेश, कुंडली, मुहूर्त आदि सीखना। देखिए, कक्षा का जो हमारा जो समय है वो 6 से 8 महीने का है। इसके मध्य समय लग जाएगा आपको। जो वास्तु आदि क्लास है ये तो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं हम लोग। ये 6 से 8 महीना केवल एक बैच जो है वो फिक्स हो जाएगा आपका, ये 3 चीज के लिए, कुंडली बनाना, कुंडली देखना और मुहूर्त के लिए। बाकी वास्तु, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष के लिए एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। एक बैच, 2 बैच लगाने पड़ते हैं। जब जब 1-2 महीने में मान लीजिए हस्तरेखा जो बैच चलती है तो उसमें हस्तरेखा में बहुत सारे बैच वाले आ जाते हैं एक साथ ही हस्तरेखा अध्ययन करने, तो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं उनको, शाम को 6 से 7। नहीं, आपका जो समय रहेगा वो है 7:30 से 9 बजे तक का, शाम का। वैदिक ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष का जो है मेन जो बैच है आपका, उसका समय है 7:30 से शाम को 9 बजे तक का रेगुलर। तो काल सर्प दोष किसे कहते हैं हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आप लोग जिस जिस ग्रुप में अपने अपने ग्रुप में जुड़े हैं उसी ग्रुप में जुड़े रहिए, उनसे बात हो जाएगी, वार्तालाप आपकी हो जाएगी। जो भी आपकी बात है, क्या अध्ययन कैसे करना नहीं करना, सारी चीजें वो बता देंगे। रही मेरी बात, मेरा नंबर 8979768443 है। लेकिन ये अभी आपको 11 बजे तक इस पे बात नहीं हो पाएगी, 11 बजे के बाद ही हो पाएगी। तो जब कक्षा में है उसके बाद 11 से लेकर सुबह 3 तक हम फ्री रहता है, तो तभी बात हो पाती है। व्हाट्सएप पे बात हो सकते हो, व्हाट्सएप आप कर दें। तो काल सर्प दोष किसे कहते हैं तो थ्योरी ये लिखिए, प्रैक्टिकल समझिए। ये मान लीजिए कुंडली है, तो नियम क्या कहा काल सर्प दोष का कि राहु और केतु, बस यही ध्यान रखना है सभी लोगों को। ये एक पॉइंट आपके राहु केतु अर्थात काल सर्प दोष देखने का नजरिया चेंज कर देगा, मात्र एक पॉइंट। ये अगर आपने ध्यान दे लिया, राहु और केतु के मध्य, सभी लोगों को पता होगा राहु केतु की एक तरफ सारे ग्रह आए तो काल सर्प दोष होता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में, एक कुंडली में बना देता हूं, इसमें 5 नंबर से स्टार्ट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, मंगल, बुध, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, सारे ग्रह आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे एक साथ। देखिए यह एक किसी की कुंडली है, ये किसी की लग्न कुंडली, ध्यान दीजिएगा, किसी भी जातक की ये लग्न कुंडली है। इस लग्न कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ गए। पता है क्या होता है, राहु केतु महाराज का चक्कर ऐसा है कि वो जहां बैठते हैं, राहु और केतु आपस में एक दूसरे से 7वें अंतर में बैठते हैं, 7वें
घर के अंतर पे बैठते ही बैठते फिक्स होता है ऐसा कि राहु केतु अपने से 7वें भाव में बैठेंगे, तो वो बैठ करके ना कुंडली को 2 भाग में बांट दिया करते हैं। प्रत्येक कुंडली में ऐसा होता है। किसी की मान लीजिए अगर राहु यहां बैठे हैं ना, तो केतु इसी स्थान से 7वें नंबर पे ही बैठेंगे, दूसरी जगह नहीं बैठ सकते। अगर दूसरी जगह बैठे हैं तो उसकी कुंडली गलत है। तो यहां से गिनेंगे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 यही केतु बैठेंगे। बाई चांस यहां राहु बैठे हैं तो यहां 7 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ केतु बैठेंगे। किसी के कुंडली में यहां राहु बैठे हैं प्रथम भाव में, तो यहां से 7वें में अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 यही केतु बैठेंगे। और किसी कुंडली में एक ही राहु केतु होंगे ना, 2 नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो राहु केतु जहां बैठते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहां बैठ गए, अब देखिए कुंडली को 2 भाग कैसे किया इन्होंने। राहु केतु के एक तरफ इधर देखिए 5 भाव बचा है, 1 2 3 4 5, ये 5 खाना, और इधर भी 5 खाना बचा है, 1 2 3 4 5 खाना बच गए, 5 खाने। अब देखिए अगर मान लीजिए ये राहु महाराज जो है यहां बैठे हैं, यहां से देखिए इधर का 5 खाना, 1 2 3 4 5, 5 खाना इधर, और 1 2 3 4 5, 5 खाने इधर, 1 2 3 4 5। तो जब भी राहु केतु को देखा जाता है तो राहु केतु हमेशा कुंडली को 2 भाग में बांट दिया करते हैं। तो अपने को यही देखना है कि क्या सारे के सारे ग्रह किसी एक भाग में ही तो नहीं आ गया। जैसे मान लीजिए अभी देखिए सारे के सारे उधर भाव उस वाले भाग में बैठे हैं। मान लीजिए गुरु महाराज छटक के यहाँ आ जाते, बाकी सारे ग्रह उधर होते और गुरु महाराज छटक के इधर आ गए, तो जो राहु और केतु कुंडली को 2 भाग में किए तो दोनों भाग में ग्रह हो गए, तब यहाँ पर काल सर्प दोष नहीं हुआ। अगर एक ही भाग में सारे ग्रह रहे, एक भाग खाली रहा, कोई भी ग्रह एक भाग में रहा, तो काल सर्प दोष होता है। अब कौन सा होता है वो भी आगे बात करेंगे। योगेश जी, राधेश्याम, आई बात समझ में? काल सर्प दोष एक बार बता देंगे किनको किनको आ गई समझ में, किनको नहीं आई। एक मैं कुंडली उदाहरण के लिए बताता हूं, इसमें बताइए काल सर्प दोष है अथवा नहीं है। और मेन ट्विस्ट बाकी है अभी। कई लोग सोच रहे होंगे उनको काल सर्प दोष पता होगा, सोच रहे होंगे बता काहे नहीं रहे हैं, मेन पॉइंटवा काहे नहीं बता रहे हैं कि कब शुभ फल प्रदान करेगा। हम भी बिल्कुल करंट पे ही बताएंगे अगले चल करके, कतई लास्ट में जाकर के। मान लीजिए राहु यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ बैठे हैं। अब ग्रह के रूप में मैं इस प्रकार से लेता हूं सारे ग्रह, ये मान लीजिए ग्रह है, सारे ग्रह हैं। देखिए इसमें काल सर्प दोष है अथवा नहीं है। इस कुंडली में काल सर्प दोष है अथवा नहीं है। रोहन जी ध्यान से देखिए, रोहन जी ऐसा मत करिए। राजेश जी कह रहे हैं, विवेक जी भी कह रहे हैं, पारे जी, अंकित जी कह रहे हैं हवे है। बोल चलिए अब यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, चेंज नहीं किया मान लीजिए। अब बताइए काल सर्प दोष है क्या? ध्यान से देखिएगा, चेंजिंग है क्या इस कुंडली में? अब काल सर्प दोष है, एक ग्रह छटक गए रोहन जी, अभय जी नहीं है। अब काल सर्प दोष अभय शंकर जी नहीं है, पूछिए क्यों नहीं है? एक ग्रह में इसलिए चिपका के इधर लगाया। अब सारे के सारे ग्रह राहु के एक भाग में आ गए, सारे के सारे इधर भाग एक तरफ आ गए, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, तो काल सर्प दोष होना होना। लेकिन एक जो है ये तृतीय भाव में था, 1 2 3 तृतीय भाव में केतु था, ये चौथे भाग में यहाँ आ गया। मैं इसलिए सटा के रखा लिखा वहां पे, आपको पता लगे कि लिखा हुआ भी है, यहाँ आ गए। इससे ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? काल सर्प दोष नहीं होगा। मतलब राहु केतु के एक तरफ, कोई भी तरफ हो, चाहे इधर चाहे इधर, जिधर से भी राहु केतु ने 2 भाग में बांटा है कुंडली को,
बस वही 2 भाग देखना है। अगर उस भाग में एक साथ सारे ग्रह आ गए, दूसरा भाग पूर्ण रूप से खाली है, तो काल सर्पदोष है। अब शुभ वाला है कि अशुभ वाला है, उसको देखने के लिए कहते हैं कि राहु मुखी है कि केतु मुखी है, ये देखा जाएगा। तो राहु मुखी कब देखा जाता है, केतु मुखी कब देखा, कैसा होता है देखिए। यदि राहु मुखी काल सर्पदोष है तो अशुभ काल सर्पदोष है। ऐसे व्यक्ति हमेशा मानसिक अशांति से गुजरेंगे। कोई भी कार्य करेंगे उसमें बाधा अवश्य आता है। कब, राहु मुखी काल सर्पदोष। अब राहु मुखी क्या होता है, राहु मुखी और केतु मुखी। राहु मुखी काल सर्पदोष क्या होता है, तो राहु जहां बैठे हो, अभी इस कुंडली में किस भाव में बैठे हैं राहु, ये नवम भाव है। इससे पहले हम आपको भावों की संज्ञा बताए थे, यहां से गिनती प्रारंभ होती है। भाव प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम, दसम। राहु जहां बैठ, किसी कुंडली में पहले तो ये देखना कि काल सर्पदोष है अथवा नहीं है, पहले तो ये कंफर्म करना है। कंफर्म हो गया कि अमुक कुंडली में काल सर्पदोष है, अब तब देखेंगे हम लोग कि ये राहु मुखी है कि केतु मुखी है। तो वो देखने के लिए हमें देखना है कि राहु जहां बैठे हैं उस स्थान से अगर पिछले भाव में, उस स्थान से पिछले भाव में सारे ग्रह आ गए, उससे पिछले वाले भाग जो है, तो राहु नवम भाव में है, इससे पिछला भाग अष्टम, सप्तम, षष्ठ, चतुर्थ, पंचम ही हुआ ना, नौ में है, नवम भाव है ये। तो इससे पिछला भाग ये है सारा, ये पांचों भाग इससे पिछला भाग है, और ये भाग जो है पांचों, ये अगला भाग। तो राहु से पिछले वाले 5 जो घर होगा भाग, उस भाग में यदि सारे ग्रह हैं, तब ये राहु मुखी काल सर्पदोष है, जो कि भयंकर अशुभ माना जाता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। ये अशांति का कारक होता है। बाई चांस अगर राहु से अगले भाव में अगर आगे सारे ग्रह, पिछले में है तो राहु मुखी है, राहु से अगले में है तो ये केतु मुखी है। केतु मुखी जो काल सर्पदोष होता है वो ज्यादा अशुभ नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप थोड़ा परोपकार आदि करिए, थोड़ा ध्यान आदि करिए, व्यायाम आदि करिए, तो यह काल सर्पदोष आपको बहुत ही उन्नति देता है। संघर्ष कराता है लेकिन उन्नति बहुत देता है। इसके साथ साथ और भी राहु केतु की योग कारकता देखा जाता है। योग कारकता केंद्र, त्रिकोण आदि का संबंध देखा जाता है, पंचमेश, लग्नेश आदि का संबंध देखा जाता है। अगर वो संबंध आदि भी हो जाता है तब ऐसे व्यक्ति काल सर्पदोष लेकर के पैदा होने के बावजूद देखने में लगता है काल सर्पदोष है, लेकिन दिन दुगुना रात चौगुना उन्नति करते हैं। अर्थात किसी की कुंडली में राहु मुखी काल सर्पदोष होना अशुभकारी है, केतु मुखी काल सर्पदोष होना उतना अशुभकारी नहीं माना जाता है। काल सर्पदोष किसी कुंडली में है तो मानसिक अशांति तो देते हैं ये। ऐसे व्यक्ति हमेशा किसी न किसी उलझन में पड़े रहते हैं। सब कुछ रहते हुए भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की उलझन जो है माइंड में लगा रहता है। ये राहु मुखी नहीं है, ये केतु मुखी है। राहु से अगले भाव में बैठे हैं ना सारे ग्रह, पिछले में बैठे हुए तो राहु मुखी, और अगले में सारे ग्रह बैठे हुए तो केतु मुखी। पिछला खराब, अगला अच्छा, बस राहु को केंद्र मानिए, पिछला खराब, पीछे खराब और आगे बढ़िया, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा मतलब ट्रिक टाइप का है। तो राहु मुखी काल सर्पदोष वेरी वेरी बैड फॉर लाइफ, फॉर जातक। तो राहु मुखी काल सर्पदोष होना ठीक नहीं माना जाता है। अब काल सर्पदोष जो होते हैं 12 प्रकार के नाम मैं बता देता हूं, बाकी हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे, आप लोग फाइनल क्लास में जुड़ेंगे। उसमें 12 प्रकार काल सर्पदोष होते हैं। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूर्ण, पातक, विषाक्त, शेषनाग, ये 12 प्रकार के काल सर्पदोष होते हैं। कैसे होते हैं, किस काल सर्पदोष में क्या उपाय कराना चाहिए, सबका अलग अलग उपाय है, अलग अलग प्रभाव है। ये राहु से निर्धारित किए जाते हैं। थोड़ा बड़ा विषय है, 2-3 दिन का विषय हो जाता है, इसलिए बैच में ही समझना पॉसिबल होता है। तो अब आप लोग बता देंगे कैसा कैसा लगा आप लोगों को, कौन कौन है जो कल वाले बैच में, फाइनल बैच में जुड़ना चाहते हैं। आप सब लोगों को बताया ही गया था, बताया गया होगा कि क्या दक्षिणा है।
6 से 8 महीने की कोर्स है, कक्षा है। इसमें आप लोगों को जो कुल मिला के दक्षिणा देनी है वो 9,000 रुपया देनी है। 9,000 में आपको 2-2 हजार करके अगर चाहते हैं 2-2 हजार दे दीजिए। अगर इकट्ठा करना चाहते हैं तो 6500 में इकट्ठा संपूर्ण कोर्स का हो जाएगा। फिर आप निश्चिंत, हम भी निश्चिंत, दोनों जने। और इसमें यह है, मान लीजिए कि आज की कक्षा छूट गई तो आपको रिकॉर्डिंग प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाए किसी कारणवश, कई लोग होते हैं नहीं अध्ययन कर पाए पूरे बैच में, शादी आदि बीच में छुट्टी उट्टी के कारण, तो आप अगले बैच में निःशुल्क एक बैच आपको निःशुल्क मिल जाया करता है। अगला जो नया बैच स्टार्ट होगा आपके कोर्स होने के बाद 6-8 महीने के बाद, उसमें आपको निःशुल्क जोड़ देंगे। फिर उसमें आप रिवीजन करिए या अध्ययन करिए, जैसी आपकी इच्छा। बिल्कुल, अगर आप लोग वृंदावन कोई आते हैं तो अवश्य आइए। वृंदावन में प्रेम मंदिर जस्ट पीछे अपना आश्रम है। जो भी आना चाहेंगे उनको लोकेशन आदि मीरा जी भेज देंगे। दक्षिणा जो है सब मिलाकर के संपूर्ण कोर्स का दक्षिणा 9,000 रुपया है। 2-2 हजार करके आपको महीने के 4 महीने में पूरा हो जाएगा, लगभग 2-2 हजार महीने में, 4-4.5 महीने में। अगर इकट्ठा करना चाहते हैं तो 6500 रुपये दक्षिणा है। हाँ बिल्कुल, कोर्स जुड़ने के बाद अभी भी प्रश्न पूछ रहे हैं, सेम ऐसा ही कक्षा चलता है। जो अभी आपका हम प्रश्न दे करके उत्तर दे रहे हैं हर एक व्यक्ति का, वैसे ही उसमें चलता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने संबंधित प्रश्न करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले आपको अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि शुरुआत जब ज्योतिष अध्ययन करने के लिए व्यक्ति आता है तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उलझन होता है। तो स्टेप बाय स्टेप एक प्रकार के जाल है, इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग खोलेंगे ना तो बढ़िया से खुलता है और कार्य करता है। तो जिनको जिनको जुड़ना है कक्षा में, आप लोग जिस जिस ग्रुप में जहां जहां से आपको लिंक प्राप्त हुआ है उनसे संपर्क करिए। और आइए, स्वागत है आप लोगों का कल की कक्षा में। कल आप लोगों को इष्टकाल अध्ययन कराएंगे, स्टार्टिंग होगी गणित की कक्षा। तो गणित की कक्षा जिनको प्रारंभ करना है वो आ जाए। बाकी फलादेश भी अगले महीने प्रारंभ होने वाली है। फिर न्यूमरोलॉजी भी आपको मिलता है इसमें। न्यूमरोलॉजी या वास्तु कक्षा फरवरी के लास्ट में प्रारंभ होगी, जो एक्स्ट्रा बैच में अध्ययन कराया जाएगा, वो सब निःशुल्क है। 6 विषय आपको इसमें बैच में अध्ययन कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नहीं शशांक जी, कोई ज्योतिष कठिन नहीं है। कठिन तब है जब आपने सोच लिया, अगर नहीं सोचे तो कोई कठिन नहीं है। भगवत कृपा अवश्य होगी, और आप लोग यहाँ तक आए, कहीं न कहीं विषय का भी कृपा होता है। चलिए, राधे श्याम सभी लोगों को। पुनः मिलते हैं फाइनल क्लास में। बोलिए।